नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग इंडिया के अंदर। दोस्तों, नेपाल के अंदर जो टर्मोइल चल रहा है वो और बुरा होता चला जा रहा है। उनके गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया है। केपी शर्मा ओली ने भी कुछ कहा है, वो भी हम बात करके बताएंगे। जयशंकर ने ट्रंप के बारे में कुछ कहा है। ब्रिक्स की मीटिंग में गए हैं वो, जहाँ पे ट्रंप के द्वारा जो टैरिफ लगाए गए हैं उसके ऊपर चर्चाएं हो रही हैं। डी डॉलराइजेशन की बात भी हो रही है और साथ में आज वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी हम खबर आपके सामने लेकर आएंगे। तो गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और सबसे पहली खबर हम ये देंगे कि केपी शर्मा ओली का एक लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है। रमेश लेखक जो कि होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो कल ही रात को त्याग पत्र दे दिया था, रिजाइन कर दिया था नेपाल में, और ये खबर सबसे बड़ी खबर है। और केपी शर्मा ओली कहते हैं कि भले ही मुझे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट छोड़नी पड़े, लेकिन मैं सोशल मीडिया से बैन नहीं हटाऊंगा। उनका कहना था कि ये फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी था। और अब उनका एक बैठक हुई, उस बैठक में उन्होंने बता दिया कि भैया जी, मैं पोस्ट छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं बैन नहीं हटाऊंगा। ये मैंने पहले भी कहा था कि बैन लगाने का उनका जो मुद्दा है, जो लॉजिक है, बिल्कुल सही है। क्योंकि ये जो जितने भी फॉरेन के सारे ऐप्स हैं, ये इंस्टा क्या कहते ग्राम हो या यूट्यूब हो या बाकी हो या व्हाट्सएप हो, वो दरअसल अपना नेपाल में ऑफिस नहीं खोल रहे थे और सरकार के हुक्म से बचने की कोशिश कर रहे थे। और ये बिल्कुल सही लगा है। मैं अभी भी कहूँगा कि सरकार की ओर से जो एक्शन है वो ठीक है, लेकिन शायद सरकार इस बात को समझ नहीं पाई कि जो जेन जी है, जो जनरेशन जी है बेसिकली, जो 1997 1997 और साथ में 2012 के बीच में जो पैदा हुए लोग हैं, जिन्हें जनजी कहा जाता है या जनरेशन जेड कहा जाता है, वो गुस्सा हो गए क्योंकि वो सोशल मीडिया के साथ एडिक्टेड हैं और वो सड़कों पे आए, लाखों में आए, और कहीं ना कहीं संसद के ऊपर भी उनका हमला था। गोलीबारी हुई, 20 से अधिक लोगों की, यंगस्टर्स की मौत हो गई, 250 से ज़्यादा घायल हुए और पूरे नेपाल के अंदर हल्ला मचा हुआ है, पूरी दुनिया में हल्ला मचा हुआ है। एक्चुअली खबर से सब लोग परेशान हैं। लेकिन 27 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बैन जो था, वो उनका कहना था कि मिस्टर ओली ने कहा कि ज़रूरी था, मैं प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट छोड़ने को तैयार हूँ। सीधा कह दिया कि मैं प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन मैं ये बैन नहीं हटाऊंगा, जिसको जो करना कर ले। और ओली ने यह भी कहा कि सरकार का फैसला सही है और जो मिनिस्टर्स हैं उनको भी सरकार के समर्थन के अंदर बयान देने को कहा है। और नेपाली कांग्रेस के मंत्रियों ने भी कुछ बातें कही है, लेकिन फिलहाल नेपाली कांग्रेस के लोग इस बैन को हटाने की बात कर रहे थे। लेकिन शर्मा ओली का कहना था कि वो प्रोटेस्टर्स के आगे बिल्कुल और बिल्कुल नहीं झुकेंगे। बैन लगाने की वजह एक्चुअली नेपाल के अंदर इन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। और इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन, रेडिट, स्नैपचैट, 27 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ये सारा का सारा जो था, ये प्रतिबंध लगाया गया था, ये रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। क्योंकि ये कंपनी लॉ बोर्ड के नियमों के अनुसार ये नेपाल में अपना रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा रहे थे और 4 सितंबर को डेडलाइन भी खत्म हो गई थी और नेशनल सिक्योरिटी का मामला था। हालांकि जो युवा प्रदर्शनकारी हैं, जो एजिटेशन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार भ्रष्टाचारी है और सरकार अपने भ्रष्ट आचरण को, यानी कि करप्शन को छिपाने के लिए, अपनी तानाशाही को छिपाने के लिए सब कर रहे हैं। क्योंकि उनका कहना है कि चाइनीज टिकटॉक कैसे चल रहा है, अगर क्या उन्होंने अपना ऑफिस खोला है तो ये बात उनकी सही है कि चाइना के ऊपर खास मेहरबानी केपी शर्मा ओली की है, तो चाइना का जो क्या कहते हैं कि ये ऐप था वो चल रहा है वहाँ पर। तो टिकटॉक पर तो कुछ भी ऐसा क्या कहते हैं कि बैन नहीं लगा है। और काठमांडू में कर्फ्यू लगा हुआ है, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, सारे एग्जामिनेशंस पोस्टपोन कर दिए गए हैं। और हामी नेपाल का एनजीओ, जी हाँ हामी नेपाल नाम का एनजीओ इन विरोध प्रदर्शनों के मुख्य ऑर्गेनाइजर्स में से एक है। और उन्होंने कहा कि जब तक सरकार मौतों का जवाब नहीं देगी, तब तक सारे के सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो बंद रहेंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग 28 साल से कम उम्र के, तो सारे के सारे जनरेशन जी हैं ये, और इनके नारे यही थे, भ्रष्टाचार बंद करो, सोशल मीडिया नहीं, ओली इस्तीफा दो। तो मुझे लगता है कि
बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो अपने आप में दुखद है, पर क्या किया जा सकता है। इसके बाद अगली खबर पे आते हैं कि जहां पर जयशंकर ने बिना ट्रंप का नाम लिए ब्रिक्स की मीटिंग में उनको सुनाने की कोशिश की है और इससे अमेरिका डेफिनेटली और भड़केगा। तो ब्रिक्स समिट की एक इमरजेंसी मीटिंग थी जिसमें ट्रंप के टैरिफ के ऊपर कई मुद्दों पर बातचीत की गई। यहाँ पर वर्चुअली शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और लूला डिसिल्वा शामिल हुए। मोदी शामिल जानबूझ के नहीं हुए क्योंकि ये डी डॉलराइजेशन का मीटिंग था। एक्चुअली फिर फ्रेंकली कहा जाए, नाम कुछ और लिया जा रहा है, लेकिन ये डी डॉलराइजेशन के प्रोसेस के ऊपर जो है मीटिंग हुई थी। और जयशंकर ने अमेरिका के ऊपर अटैक करते कहा कि दुनिया की जो मौजूदा स्थिति है वो चिंता का कारण है और दुनिया के सामने जो मल्टी अलाइनमेंट जो सिस्टम है वो फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे जो वर्ल्ड ट्रेड है और उनके जो सिस्टम्स हैं, जो प्रोसेसेस हैं, वो सफ़र कर रहे हैं और वहाँ पर नॉन डिस्क्रिमिनेटरी जो एक एटीट्यूड होना चाहिए था वो यहाँ पर नहीं है। और ट्रंप का बिना नाम लिए उन्होंने ये संदेश दिया कि कई मुल्क ऐसे हैं जो कि रेस्ट्रिक्शंस बढ़ा रहे हैं और जो सप्लाई चेन्स हैं उसको डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। व्यापार को यानी कि ट्रेड को नॉन ट्रेड एक्टिविटीज़ से जोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ट्रेड हमेशा स्मूथ होना चाहिए और दुनिया के अंदर जो वर्ल्ड ट्रेड है उसको आगे बढ़ाने में हम सबको सहयोग करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिक्स एक इस मामले में जो ख़ास तौर से जो ट्रेड है, ट्रेड का जो फ्लो है, उसके अंदर एक मिसाल कायम कर सकता है। तो भारत जो है वो ब्रिक्स के जो उनके भागीदार हैं, पार्टनर्स हैं, उनके साथ में है। रूस और यूक्रेन को भी संदेश देने की कोशिश की गई कि सिर्फ इकोनॉमिक मसलों के ऊपर अब ध्यान मत दीजिएगा और बल्कि बाकी जो जियो स्ट्रेटजिक सारे के सारे जो चैलेंजेस हैं उस पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। उनके बयान से लगा कि जैसे वो रशिया और यूक्रेन को भी एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे और रूल बेस्ड एक इंटरनेशनल ट्रेड प्रोसेसेस या ट्रेड सिस्टम के ऊपर भारत को जोर दिया जाना चाहिए, ये उनका वहाँ पर ये कहना था। दूसरा, आज भारत में वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है जिसमें लोकसभा राज्यसभा के जो सांसद हैं, एमपीज हैं, उस पर वोट करेंगे। लेकिन उसमें पहले सुना जा रहा था कि रेड्डी साहब और जो कि इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट और बीजेपी के रामाकृष्णन हैं, उनके बीच में कड़ी टक्कर होगी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद बीजेपी का पलड़ा थोड़ा भारी हो रहा है क्योंकि दो मुख्य साझेदार जो कि राज्यसभा के अंदर थे, जिनके मेंबर थे केसीआर और ख़ास तौर से नवीन पटनायक का बीजेडी, उन दोनों ने वोट ना करने का फैसला किया है। नवीन पटनायक को तो मैं वैसे पहले से कहता आया हूँ कि वो बेसिकली बीजेपी ही हैं और उनको बीजेडी का नाम नहीं रखना चाहिए क्योंकि उन्होंने आज तक कभी या उनके मेंबर ने आज तक कभी कोई क्वेश्चन नहीं किया संसद में, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, कोई कंडमनेशन नहीं किया, कोई क्रिटिसाइज नहीं किया। और वो एक्चुअली क्या कहते हैं कि मोर लॉयल देन द लॉयल। तो बीजेडी और नवीन पटनायक जो थे वो मोदी जी के लिए मोर लॉयल देन द लॉयल थे। और नवीन पटनायक इतने लॉयल रहे जबकि उनको मोदी ने धक्का दिया, उनको एक्सप्लॉइट किया, उनकी पार्टी ख़त्म कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी लॉयल्टी उसके प्रति जाती नहीं है। तो देखते हैं, आज 9 तारीख है, शाम तक बैलेट पेपर से इलेक्शन है, करीब 750-800 वोट है और फिर जब काउंटिंग होगी तो पता लगेगा कि क्या कुछ उलटफेर हुआ है या नहीं हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक आगे भेजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे मददगार भी साबित होंगे। धन्यवाद आप सबका।